आरडी की बात करें तो आरडी में जब कस्टमर आता है आपके पास और वो 500 रुपए, 1000 रुपए, कितने भी अमाउंट की आरडी बनवाता है, चाहे वो 1 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो, तो आरडी के केस में वो पहले अमाउंट जमा करता है। तो वही हमने जाना कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक वो कॉन्सेप्ट है जहां आप स्टार्टिंग यानी पीरियड के स्टार्टिंग में पैसा देते हो या लेते हो, और एक सेकंड है जहां एट द एंड ऑफ द पीरियड में या तो पैसा रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो वही मैंने बात किया। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर बात आती है पेमेंट की, मैं बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं पेमेंट दे रहा हूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल आरडी का, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहां क्या है कि हर महीने स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग लिखा है ना, पेमेंट्स और रिसिप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मेरे एसबीआई अकाउंट से ऑटोमेटिकली 500, 1000 रुपए जितने की भी आरडी है वो स्टार्टिंग में ही कट जाता है। तो अगर वो 1 ईयर की है तो 1 ईयर के बाद मैच्योर होगी, 2 ईयर की है तो 2 ईयर के बाद मैच्योर होगी, 5 ईयर तो 5 ईयर के बाद मैच्योर होगी। तो आरडी पेमेंट्स, ओके। वही हम बात करते हैं किसकी, रिसिप्ट्स की। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं रेंट का, हाउस रेंट। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो जो आपका टेनेंट है यानी कि जो किराएदार है, तो वो आपको किराया कब देता है, एडवांस देता है। तो जब वो घर में एंटर करता है तभी वो आपको स्टार्टिंग में एडवांस दे देता है। तो वहां क्या होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यू गोइंग टू रिसीव ए सम फिक्स्ड अमाउंट, ओके। आप हर महीना एक सिमिलर सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आप स्टार्टिंग में रिसीव करते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाता है रिसिप्ट का। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हो, या फिर अगर हम बात करें तो जो प्रीमियम आप पे करते हो, ओके। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको हो सकता है जेआईबी में इस तरीके से सिनेरियो आ जाए कि एक कस्टमर आपकी बैंक में आता है और उसने उसको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दिया, तो 5 लाख का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उसने पॉलिसी ली और 50,000 उसका प्रीमियम है ईयरली। तो वो जो 50,000 प्रीमियम पे करेगा, तो वो किसका एग्जांपल है, वो एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है या ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जांपल है। तो खैर अभी ऑर्डिनरी एन्युटी मैंने आपको बताया नहीं है, बट ये आप देख करके समझ गए होंगे कि बस यहाँ केस इतना है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो आप अमाउंट पे कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जांपल है। तो यहाँ वो आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा और आपको बताना है कि किसका एग्जांपल है, एन्युटी ड्यू का या ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है कि ये एग्जांपल जो है वो एन्युटी ड्यू का है, क्योंकि आप पहले प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद आपकी पॉलिसी इश्यू होती है। तो वही चीज है कि यहाँ आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आरडी जिसमें पेमेंट्स या रेंट, ओके, या तो वही चीज है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक ऐसा अमाउंट जो आप एक रेगुलर इंटरवल पे आपको मिल रहा है या आप पे कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो वो एग्जांपल है एन्युटी ड्यू का। तो यहां मैंने 2 एग्जांपल लिए, एग्जांपल बहुत सारे हैं, बस आपको चीजें अगर समझ में आ गई तो आप खुद ही बता सकते हैं कि एग्जांपल किसका है या एग्जांपल किसका है, ठीक है। तो यहाँ हमने पेमेंट रिसिप्ट दोनों की बात करी, जिसमें हमें एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पैसा मिल रहा है, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की, ठीक। तो ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट या रिसिप्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि यहां हम पीरियड के एंड में जो पेमेंट या रिसिप्ट दे रहे हैं। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि आपने लोन लिया, तो आप पर्सनल लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, कोई भी लोन अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन आपने लोन लिया उसी दिन आपसे ईएमआई देना शुरू कर देंगे, नहीं। ईएमआई जब आप लोन लेते हैं तो उसके अगले महीने से ईएमआई शुरू होती है, यानी कि आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। वो स्टार्टिंग में आपसे ईएमआई लेना स्टार्ट नहीं करते। अगर आज 1 अक्टूबर है और मैं आज बैंक से लोन ले रहा हूं, तो मेरी जो ईएमआई है वो नेक्स्ट मंथ से डिडक्ट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां एग्जांपल हो जाएगा ईएमआई ऑफ लोन। तो मेरे लिए क्या है, ये पेमेंट
करेक्ट, ईएमआई ऑफ लोन, ये पेमेंट है। अगर हम बात करें रिसिप्ट की, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं पेंशन या फिर सैलरी, क्योंकि सैलरी जो आपको मिलती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और एवरी मंथ वो सेम रहता है। वो बात अलग है कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर इंक्रीमेंट के बाद चीजें बदल जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको सिमिलर सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है तो वो एन्युटी का एग्जांपल है। तो सैलरी के केस में क्या होता है या पेंशन के केस में क्या होता है कि वो आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड, यहां मैं पीरियड की बात ये नहीं कर रहा हूं कि 5 साल मैच्योरिटी टाइम है तो 5 साल के बाद मिलेगा, यहां मैं पीरियड की बात कर रहा हूं कि कौन सा पैसा आपको मंथ की स्टार्टिंग में देना पड़ेगा या लेते हैं, या कौन सा पैसा ऐसा है जो मंथ की एंडिंग में आप दे रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, तो ईएमआई की बात करें तो मंथ के एंड में आप पे करते हैं, और अगर आप बात करें पेंशन की तो मंथ के एंड में आप रिसीव करते हैं, मंथ के एंड में आप रिसीव करते हैं। या सैलरी की बात करें तो पूरा मंथ वर्क करने के बाद मंथ के एंड में आप रिसीव करते हैं। ठीक, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं पेंशन, ठीक, ये हो गया रिसिप्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ ही गए होंगे आप, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और ये चीज मैंने पर्सनली भी नोटिस करी है कि देखिए आप बुक में जब जाते हैं और बुक में बुकिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसके एग्जांपल्स को देखते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं, तो चीजें इतनी टिपिकल होती नहीं है जितना बुक से पढ़ने पे लगने लगती हैं। इवन सिंपल से फॉर्मूले को वो इस तरीके से देते हैं उसमें कि आपको लगता है पता नहीं क्या है यार, ये सी क्या है, आई क्या है। इवन मैं बता रहा हूं कि जब मैं बुक से कुछ क्वेश्चन देखे थे और एग्जांपल्स देखे थे, मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए कोशिश करी थी कि चीजों को इजी वे में समझे। तो यहाँ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ठीक बुक की। मैं पहले आपको बोला है कि मैं जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा मेरा मेन मोटो जीआईबी को लेकर के है। तो जो बुक में है जितना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात अलग है कि बुक में थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज का यूज किया है, मैं आपको प्रैक्टिकली और फ्रेंडली लैंग्वेज में चीजों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा एन्युटी ड्यू क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन आती है कि कैसे हम याद रखें कि एन्युटी ड्यू का मतलब बिगनिंग है और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब एंड है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड है। तो मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि आप ऐसे देखो, क्योंकि बेसिकली आई वाज रीजनिंग फैकल्टी और अभी भी मैं रीजनिंग की वीडियोस या मैथ्स के वीडियोस, तो बेसिकली रीजनिंग फैकल्टी, तो रीजनिंग में हम एक चीज जानते हैं कैसे चीजों को हमें एसोसिएट करना है। तो आप ये देखिए कि एन्युटी ड्यू की बात करें तो ड्यू में डी, जो कि अगर मैं डी के अल्फाबेट की बात करूं तो 4th अल्फाबेट है, मतलब डी पहले आता है। तो आप अगर कंपैरिजन करें एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, तो एन्युटी वर्ड सेम है, यहां ऑर्डिनरी ओ, यहां ड्यू। तो बिगिनिंग, अब हमें ये ध्यान रखना है कि एन्युटी ड्यू वो बिगिनिंग है एंड है। तो अगर बिगिनिंग और एंड की बात करी जाए तो बिगिनिंग और एंड ये दो वर्ड हैं, इसमें पहला अक्षर अगर हम लें बी और ई, तो कौन सा पहले आता है? जाहिर सी बात है पी पहले आता है ई से। इसी तरीके से ड्यू और ऑर्डिनरी, इसमें पहला कौन से आता है? पहला वर्ड कौन सा आता है? डी आता है, ड्यू। तो सिंपल सी बात है कि जिसका पहला अक्षर छोटा है वो उससे रिलेट है। आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि एन्युटी ड्यू ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाला केस है, एंड ऑफ द पीरियड वाला केस है, तो सिंपल सी बात है एन्युटी ड्यू डी जो कि छोटा अल्फाबेट है, तो वो छोटे अल्फाबेट से कनेक्ट है, मतलब एंड और बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का बी जो है वो छोटा है एंड के ई से, तो जाहिर सी बात है ड्यू का जो कनेक्शन है वो बिगिनिंग से है। तो यहां हमने सिर्फ लिंकिंग यूज करी है कि कैसे हम ये याद रखेंगे कि एन्युटी ड्यू का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द पीरियड और एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो यहां हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एन्युटी ड्यू का मतलब है कि व्हेन यू आर गोइंग टू पेमेंट और व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव एनी similar sum of money in a regular interval constant time of period at the beginning of the time, beginning of the period, that is the example of annuity due. And the same amount or payment, similar sum of money when you going to receive at the end of the period, then it is called the example of annuity, ordinary annuity. और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि
क्वेश्चन में आपको ये दिया ही ना गया हो कि वो किसकी बात कर रहा है, ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा है या ऑर्डिनरी या एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है। तो जब चीजें नहीं दी होती हैं, क्योंकि आगे आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो क्या फाइंड करने को बोलेगा वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेंशन करता है कि वो एट द एंड ऑफ द पीरियड की बात कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ मेंशन किया ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ऑर्डिनरी एन्युटी ही लेते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम हमेशा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड या एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, देन एट दैट टाइम वी विल टेक ऑर्डिनरी एन्युटी बाय डिफॉल्ट। तो पेमेंट रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहां कुछ बचा नहीं है आपको और कुछ बताने के लिए, क्योंकि हम चीजें समझ गए होंगे। बहुत से एग्जांपल हैं, है ना, बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हैं, जो आप ले सकते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी में और एन्युटी में। पर कुल मिला के बात यह है कि एन्युटी का मतलब आपको पता ही है कि when you going to receive or when you going to pay a similar sum of money constantly at regular interval of time, it is called as annuity. So when you going to receive or pay at the beginning of the period, then it is the example of annuity due. Or when you going to pay or receive a similar sum of money constant interval of time at the end of the period, it is called as ordinary annuity. That's it. Okay. So ये तो हो गया हमारा types of annuity. अब हम बात करते हैं वैल्यू कि क्या वैल्यू क्या होता है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकली एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। बट जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी जीआईबी का एग्जाम दिया है, और जब मैंने एग्जाम दिया था तो देन आई वाज इन प्रोविजन पीरियड। आप समझ सकते हैं कि प्रोविजन पीरियड में कितना मतलब वर्क प्रेशर रहता है, और फिर मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर के समटाइम्स नाइट में 10 o'clock या 9 o'clock तक ब्रांच में रह करके फिर जीआईबी की तैयारी करना और पहली बार में निकालना, वो अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन वही चीज है कि चीजों को रटने के बजाय, चीजों को याद करने के बजाय बेहतर है चीजों को आप समझें। तो उससे दो फायदे रहते हैं। एक तो वो कि आप आराम से पेपर क्रैक कर सकते हो, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन आपको क्यों ना दे। दूसरा चीज, प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बहुत हुई है, तो वो आपके जॉब में काम करेगा, हेल्प करेगा। कल को प्रमोशन होता है आपका, तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो इसीलिए मेरा पूरा मोटो रहता है कि मैं आपको जितना हो सके चीजों को प्रैक्टिकली बताऊं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, सो मैं रब कर रहा हूं। पेज नंबर, ये आपकी आप अगर अपनी बुक में देखें तो पेज नंबर 12 में जो इन्होंने दे रखा है, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसको हम समझते हैं। तो वैल्यूज ऑफ मनी, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। सो यहां दो टाइप से वैल्यू देखिए दी है, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं पैसे के वैल्यू की, अगर हम बात करते हैं मनी की वैल्यू की, तो दो वैल्यू होती है। एक तो आज की डेट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, और एक कल की डेट में क्या वैल्यू होगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो ये पीवी और एफवी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि सपोज करिए आज की डेट में मेरे पास 10 लाख रुपए है,
कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है कि साहब 10 लाख रुपए है मेरे पास और इसे मैं 5 साल के लिए आपके पास आपकी बैंक में फिक्स कराना चाहता हूं, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज की डेट में मेरे पास पैसा है उसका 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, क्या होगी। इट मींस ही वांट टू नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। आज जो उसके पास पैसा है उसकी आगे चल करके क्या वैल्यू होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि सपोज जैसे कि आपने कहा कि ठीक है भाई आप आरडी चला रहे हो, 500 रुपए आप मंथली दे रहे हो, तो 5 साल बाद जाकर के आपको 70,000 रुपए मिलेगा। तो सपोज करो कि 70,000 जो 5 साल बाद मिलेगा, एक्चुअली में अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि 5 साल बाद जो 70,000 की वैल्यू होगी वो आज की डेट में क्या है, इसका मतलब जो मुझे पैसा कल मिलने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू, मैं वो जानना चाहता हूं। मींस आई वांट टू नो द टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। सिंपल। सो जो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वो यही है। इसे हम ये भी कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू मींस टुमारोज वैल्यू, मनी वैल्यू, टुमारोज वैल्यू ऑफ today's money. Tomorrow's value means future value. You can write future value, okay? Tomorrow means ये नहीं कि कल की बात कर रहा हूं मैं, कल means future की बात कर रहा हूं. Future value, okay? You can write like that. Future value of today's money or today's value of टुमारोज, यानी कि टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारो, फ्यूचर मनी, मतलब भविष्य में जो आपको पैसा मिलने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि वक्त के संग पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। किस एस्पेक्ट में, आज की डेट में जो पैसा है कल की डेट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आप ये कहें कि भविष्य में जो आपको पैसा मिलने वाला है उसकी क्या वैल्यू आज की तरह सेम रहेगी, नहीं। भविष्य में जो पैसा आपको मिलेगा 5 लाख, उसकी आज की डेट में 5 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उससे कम वैल्यू होगी। तो ये बात समझने वाली है, प्रैक्टिकली है, नॉर्मल है, कॉमन है, कोई इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। तो टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी एंड टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारो मनी, ओके, एंड वी कैन राइट लाइक दैट। Calculate at the rate of compound. Calculate at the rate of discount. अभी इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है कि कैलकुलेट एट द रेट ऑफ कंपाउंड और कैलकुलेट एट द रेट ऑफ डिस्काउंट। देखिए कंपाउंड का मतलब तो आप जानते हैं, मैं अगर कंपाउंड टेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड टेस्ट का मतलब ये है कि जितना भी पैसा, एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो आपने लिया है, आपने दिया है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां अंतर ये है कि यहाँ इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है, मतलब वो जो पैसा है वो भी इसमें बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम आज के पैसे की बात करें कि साहब उसका भविष्य में क्या वैल्यू होगी, तो वो जो कैलकुलेट होगा वो कंपाउंडेड होगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। और अगर मैं ये देखूं कि जो भविष्य में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में तो कम वैल्यू होगी, दैट्स व्हाई डिस्काउंट। जब आप पीछे, आगे से पीछे आएंगे तो पैसे की वैल्यू घटेगी। मान लीजिए 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिलने वाला है, तो वो 5 लाख की कीमत वो नहीं है जो आज है, मतलब जितना आज आप 5 लाख में खरीद सकते हैं उतना 5 साल बाद आप 5 लाख में नहीं खरीद पाएंगे, करेक्ट। तो उस हिसाब से हमें पता करना है कि क्या मेरा पैसा उस तेजी से बढ़ रहा है जो आज की डेट में वैल्यू है। हो सकता है कि मैं ये तो देख रहा हूं कि मुझे 5 साल बाद 5 लाख रुपए मिलेगा,
अगर मैं ईयरली जमा करूं या फिर अगर मैं 3 लाख जमा करूं तो मुझे 5 लाख मिलेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद मेरे उस 5 लाख की वैल्यू 3 लाख भी ना हो। ओके, ये चीज है। तो इसका मतलब ये है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, tomorrow's value of today's money, calculate compound today's value of tomorrow future money। सो अब क्या होता है कि यही चीज वो हमें कैलकुलेट करने को कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा था क्या टाइप्स ऑफ एन्युटी, तो 2 टाइप्स की एन्युटी थी, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। तो वो हमें या तो ये कह सकता है कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ओके, कि एक पर्टिकुलर एन्युटी उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा या उसका प्रेजेंट। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं आरडी का। अभी कस्टमर आता है, वो 500 रुपए जमा करता है हर महीने और 5 साल की उसकी आरडी है। वो ये जानना चाहता है कि साहब 5 साल बाद उसके पैसे की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब वो फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहा है किसका, एन्युटी ड्यू का, क्योंकि हमें पता है आरडी जो है वो एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है। अब वो फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। ठीक, ये तो हो गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर वो ये कहे कि साहब जो मुझे 5 साल बाद पैसा मिल रहा है, 5 साल बाद पैसा मिल रहा है, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर वो ये देखना चाहता है कि 5 साल बाद मुझे 70,000 तो मिल रहे हैं, लेकिन उस 70,000 की आज की डेट में क्या वैल्यू है, क्या वो 40,000 के बराबर है या वो 35,000 के बराबर है या वो 70 के बराबर तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा। ठीक है, तो वो होगा प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और आज की डेट में जो पैसा मेरे पास है, जो मुझे कल भविष्य में मिलने वाला है, तो वो कितना मिलेगा, क्या होगा, आज की डेट के पैसा का भविष्य की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। ओके, ठीक। अब क्या होगा कि अगर मैं जो टाइप्स ऑफ एन्युटी हमने पढ़ी थी उसको इससे कोरिलेट करता हूं तो 4 टाइप्स की चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। क्या, लेट्स डिस्कस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर एक चीज में आपको एन्युटी फ्यूचर वैल्यू, ओके, बाद में इस चीज को डिस्कस करते हैं, अभी आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड, क्योंकि जब हम आगे की बात करते हैं कंपाउंडेड, जब हम पीछे आते हैं डिस्काउंटेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि बैंक में तो बैंक कैलकुलेटर्स रहते हैं। किसी ने पूछा कि साहब पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कहा 13% है, कि 5 साल के लिए मैं अगर 5 लाख रुपए लेता हूं तो कितना ईएमआई आएगा। तो आपने कुछ नहीं किया, ईएमआई सेलेक्ट किया, आपने डाला 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% और 60 मंथ्स, और आपने कैलकुलेट करके बता दिया। तो वो कैलकुलेटर किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी कि हालांकि बैंक में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करा बता दो, बट यू शुड नो कि आखिर बेसिक क्या है। एटलीस्ट जीआईबी के लिहाज से तो जानना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि मैं अगर 10 लाख रुपए जमा करता हूं, अब उन्हें मंथली चाहिए होता है पैसा। ठीक है, कि मैं 10 लाख रुपए जमा कर रहा हूं, ठीक है, उन्होंने एफडी कराया और उनको मंथली इंटरेस्ट चाहिए। तो जो मंथली इंटरेस्ट है वो उन्हें एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड मिलेगा और एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलेगा। आज मैं 10 लाख रुपए जमा करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आज ही 10% उसका जो जितना भी इंटरेस्ट है वो मंथली मिल जाएगा, नहीं। 1 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट मेरे एसबी अकाउंट में आएगा। मंथली की बात कर रहा हूं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जाम्पल हो गया। अब वो ये जानना चाहता है, एक तो ये जानना चाहता है कि साहब मंथली कितना अमाउंट होगा, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। कई बार वो जानना चाहता है कि ठीक है टोटल मैं 5 साल के लिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जमा कराया पैसा 5 साल बाद मेरी उस पैसे में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल वैल्यू मेरे पैसे की क्या होगी। इसका मतलब वो अपने पैसे का फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहा है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आप कैलकुलेट करके बता देते हो, एसटीडीआर मैच्योरिटी वैल्यू, टीडीआर मंथली करके।
तो वो चीज जो आप कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, बैंक कैलकुलेटर से, तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वही चीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं। तो जीआईबी के लिहाज से फॉर्मूले आपको आने चाहिए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, पर कैलकुलेटर का भी यूज करना आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां वो अब हमारे सामने जो बात आती है कैलकुलेशन की, तो 4 तरीके से कैलकुलेट करने के लिए वो बोल सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एफबी एंड पीवी। तो एफबी और पीवी क्या है बताने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट। तो 4 तरीके से वो हमसे दे सकता है। पहले तो इस आप फ्यूचर वैल्यू पता करिए किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का। किस आप प्रेजेंट वैल्यू पता करिए किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का। अभी ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, यू नो वेरी वेल। किस आप फ्यूचर वैल्यू पता करिए किसका, एन्युटी ड्यू का। किस आप प्रेजेंट वैल्यू पता करिए किसका, एन्युटी ड्यू का। ओके, तो मतलब ये 4 तरीके से चीजें आपको वो पूछ सकता है, क्योंकि हमें पता है अगर मनी की वैल्यू की बात करें तो एक तो फ्यूचर वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू है। अब 2 टाइप्स की एन्युटी है, तो जाहिर सी बात है कि 2 तरीके से हम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। 2 टाइप्स की एन्युटी है, तो जाहिर सी बात है कि 4 चीजें हो जाएंगी कि हर टाइप के हमें 2 वैल्यू निकालनी होंगी, तो टोटल 4 हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे हम बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलकुलेटर मतलब बिना बैंक कैलकुलेटर के, ठीक है, कैसे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए खैर वो डिस्कस करते हैं। मैं उससे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी। जैसे 0 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या है, मैं यहां डिपॉजिट कर रहा हूं, मान लीजिए 1000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करे। ओके, फिर यहां डिपॉजिट करें, फिर यहां डिपॉजिट करें, यहां डिपॉजिट करें और यहां भी डिपॉजिट करें। 5 साल तक मैंने डिपॉजिट करे, 5 इयर्स तक, 1000 1000 1000 1000। और यहां मैंने क्या काम करा, विड्रॉल कर लिया। ओके,